गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक आपका जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की। अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे आपका जेई मेंस का जो क्वेश्चन होता है जो पूछा जा चुका है वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप मान लो 10 में से आपसे 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तक और बन रहा है, आपसे खुद से बन जा रहा है, इसका मतलब आपने जो पढ़ा है वो एकदम परफेक्ट था आपके लिए। आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको 10 में 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लो 10 में से 5 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन बनने का मतलब आपको और पढ़ने की थ्योरी की कमी है आपके पास। आपने थ्योरी अच्छे से अचीव नहीं किया है, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा अभी और। ठीक है, अगर जिस बच्चे से 7-8 क्वेश्चन बन रहा है वो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेगा तो उसका सही हो जाएगा। देखते हैं कितना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मैं वही सारे क्वेश्चन मेरे पास, ये देखो मेरे पास ये है, प्रीवियस ईयर है जेई मेंस और एडवांस की। मेरे पास केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। इससे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और एक बार क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको खुद क्या करूंगा तो सॉल्व करूंगा, और ऑन द बेसिस की जिसमें जैसे आपको पढ़ाया था वो सारी बात आपको याद दिलाऊंगा, कैसे पढ़ाया गया था, क्या हुआ था नहीं हुआ था, कैसे मतलब ये कंसेप्ट ऐसे था वैसे था, उसे याद कराते हैं। मतलब एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सही है, तुमको दिक्कत नहीं रहा है ना, कंटिन्यू करेंगे। कटत का नहीं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। देखिए पहला क्वेश्चन लिए हम 2015 का पूछा हुआ जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि हायर ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रेयर होता है। रेयर ड्यू टू क्या रीजन है। हमने बताया था कि रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कोलिजन, मतलब जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है उनको आपस में कोलाइज करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब इनका जो कोलिजन हो रहा है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन। और लास्ट कंडीशन क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब जो कोलिजन हो रहा है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ साथ विथ द थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए। याद है आपको एग्जाम्पल बताया था कैसे। तो ये अगर आपका कोलिजन आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी हो रहा है, विद द थ्रेशोल्ड एनर्जी हो रहा है, तो उस कोलिजन को क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन होने पे ही रिएक्टेंट क्या होता है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब समझ लो ना मैंने क्या क्या कंडीशन बताया। पहला कोलिजन, मतलब जितने रिएक्टेंट को आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है उनको आपस में कोलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि हायर ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं, मतलब ऑर्डर क्या है 3 से बड़ा है, तो रेयर क्यों होते हैं। तो बताओ, अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों पार्टिकल को एट ए टाइम क्या करना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं ऑर्डर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, चारों पार्टिकल को एट ए टाइम क्या करना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा। तो बताओ जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जा रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसको साइमल्टेनियसली एट ए टाइम क्या करना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा, उनकी संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो बताओ उनका जो आपने सुना होगा कि 2 ट्रेन आपस में कोलाइज कर गई या 3 ट्रेन आपस में कोलाइज कर गई। आपने कभी ये सुना होगा कि 4 ट्रेन आपस में कोलाइज कर गई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। या मान लो 5 ट्रेन आपस में क्या हुई, एट ए टाइम क्या हुई, कोलाइज कर गई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। मतलब जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ते जाता है वैसे वैसे रिएक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। बोलो क्या बोला है कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट स्पीशीज। सही बात है, देखो ये पॉइंट क्या हुई, सही होगी अपनी। कैसे सही हो गई, देखो क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट बोला है इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिव एनर्जी ऑफ द मोर मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व। नहीं भाई, एक्टिव एनर्जी किस पे, सभी रिएक्टेंट के लिए एक्टिव एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बोला जैसे एक और इंट्रोपी, हाँ इंट्रोपी बढ़ेगी लेकिन इंट्रोपी को बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बात करें शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात तब होती है टेंशन क्या होता है, दोनों साइड से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑफ एक्टिव मासेस, ये भी आंसर सही नहीं है। मतलब आपको ओनली 1 करेक्ट था, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया अपना, सही हो गया। ठीक है, ये देखिए 2014 के एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम इन टू एन जो है एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, और रेट ऑफ डिसिप्लिन जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। जब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, डबल कर रहे हैं, क्वेश्चन को डबल की तो रेट क्या हो गया, 8 टाइम्स बढ़ गया। तो पूछ रहा है बताओ ऑर्डर क्या होगा एम के रिस्पेक्ट में।
बताओ, हम जनरली रेट वाला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। मान लो रेट वाला क्वेश्चन है आर के, ऑर्डर मान लो एन ऑर्डर है, तो एम एन एम का पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। मान लो क्वेश्चन जब एम था तो R1 रेट था, अब हम क्वेश्चन चेंज करें R2 के, अब एम की जगह हम क्या डबल कर रहे हैं, क्या कर दिया हमने 2m कर दिया, और ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया भाई 2 हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन बोला है कि रेट का जो रेशियो है 8 टाइम्स हो गया, बढ़ गया, तो मतलब R2 बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये किसकी हो जाएगा बताओ, R2 का मतलब क्या है यहाँ पे के 2m का पावर n डिवाइड बाई के m का पावर n। अब बताओ यहाँ से बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा 2 का पावर n इंटू के m का पावर n, और नीचे भी आ गए, नीचे भी क्या है के m का पावर n। देखो नीचे जो से ऊपर जो चीज है वही नीचे चीज है, दोनों क्या कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए क्या है यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है 8 इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे 2 के पावर n। बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 को अपन कह सकते हैं 8 को अपन 2 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे हो गया 2 का पावर n, तो n इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। मतलब कौन सा ऑर्डर होगा भाई, थर्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया हूं मैं 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस से पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। बोल रहे थे फॉर नॉन एस्टोमेटिक रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया है। बोल रहे थे फॉलोइंग काइनेटिक डाटा आर ऑब्टेन्ड इन 3 सेपरेट कंडीशन। ये सब कंडीशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ऑप्शन जो दिया वो मैं इधर लिखा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है, इधर ऑप्शन है, और इधर क्या है भाई अपना क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये पूरा ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन। देखिए क्या दिया है, फॉर द नॉन एस्टोमेटिक रिएक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि फॉलोइंग काइनेटिक डाटा आर ऑब्टेन्ड, ये दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बी, और यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया है। देखो सी कोएफिशिएंट कितना है 1, मतलब जो सी का फंक्शन का रेट होगा वही रिएक्शन का क्या होगा ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल क्या होगा आपका रेट होगा। जो सी का रेट आएगा फॉर्मेशन का ना, वही रिएक्शन का क्या आएगा आपका रेट आएगा। देखते हैं, मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया है, रिएक्शन का रेट दिया है। चलो देखते हैं क्या कंसेप्ट आया था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक क्या बताया था, आपको 2 चीज ढूंढना है जो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है। जब इन दोनों का मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्वेश्चन क्या रखे, सेम रखे, बी को क्या कर दिए डबल कर दिए। देखो यहाँ पे डबल हो गया, देखो रेट पे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना था उतना ही है। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन का रेट बी के अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर बी के अमाउंट पे डिपेंड करता तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या होती, चेंज होती। बताओ किस केस में रिएक्टेंट के अमाउंट घटाने और बढ़ाने से रिएक्शन का रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से केस में भाई, जीरो ऑर्डर केस में। मतलब बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपना पहला इसमें हमको देखना होगा बी का पावर कितना होगा, जीरो। बताओ इसमें देखो, अब इसमें ढूंढो 2 चीज से होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू देखो, ये दोनों मतलब फर्स्ट और थर्ड, इसको मिटा देते हैं। देखो अब चेक करो फर्स्ट और थर्ड में, क्या फर्स्ट और थर्ड में बी के अमाउंट में कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे ए की अमाउंट क्या कर दिए, डबल कर दिए। अब ए की अमाउंट डबल किए तो बताओ इसके रिएक्शन के रेट में कितना का डिफरेंस आया, ये भी डबल हो गया। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर, और बी के रिस्पेक्ट में कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर। ऑप्शन चेक करो, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, गलत बात है। हमें बी के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, जीरो चाहिए। एक सेकेंड, ये भी गलत बात है, ये भी गलत, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, बी का पावर क्या होगा, जीरो, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको ऐसा ऑप्शन दे जाए चाहे फिर या फिर आर इक्वल टू के ए का पावर 1 और बी का पावर 0 लिखे, दोनों बात क्या होती है सेम। क्योंकि किसी नंबर के अगर पावर में 0 होता है, किसी भी नंबर हो, तो वैल्यू क्या होता है 1। तो आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 2013 के एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये रिएक्शन दिया गया है, बोला है टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ पी इज ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन फॉर 50%। मतलब 75% टाइम लग रहा है
वो 2 टाइम्स है किसका भाई 50% का। फिर बोला है कंसर्न क्यू जो वेरी कर रहा है किसके साथ भाई, वो फिगर में टाइम के साथ फिगर दिखाया गया है। आपको पूछा है कि बताओ ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। बताओ यहाँ पे हम बात करें पी की, पहले पी के बारे में बात करें। पी क्या बोलता है भाई कि पी अगर अपना हाफ लाइफ कंप्लीट किया, मतलब पहले का हाफ हो गया, तो कितना परसेंट कंप्लीट किया भाई, ये 50%, मतलब 1/2 लाइफ क्या कर लिया इसने, कंप्लीट कर लिया। फिर पी क्या होगा, फिर से आधा हो गया, तो क्या हो गया भाई, ये p/4 हो जाएगा। इसका हाफ कितना हो गया, p/4 हो गया। ये भी अपना हाफ लाइफ क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बताओ ये p जो है और यहाँ p डायरेक्ट यहां से यहां देखो, डायरेक्ट आप यहां से यहां देखो, बताओ यहां से यहां बताओ p जो है p/4 जो है p कितना परसेंट हो गया, 25% हुआ। मतलब 75% क्या हो चुका है, खर्च हो चुका है। मतलब यहाँ पे तक रिएक्शन जो है आपका 75% क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है। कितना भाई, 2t हाफ में। अब बताओ 2t हाफ में उसने कितना कंप्लीट कर लिया, 75% कंप्लीट कर लिया। अब बताओ अगर दोनों का ये टी हाफ और ये टी हाफ अगर सेम टाइम लग रहा है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। 2t हाफ क्या लिखोगे, 75% लिखोगे। आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चन बोला है कि बिल्कुल जो 50% टाइम है उसका डबल टाइम लगा, मतलब जितना टाइम यहाँ लगा उतना ही टाइम कहाँ लगा हुआ, यहाँ भी लगा हुआ। मतलब हाफ लाइफ की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। हाँ भाई, हाफ लाइफ की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो बताइए ऐसा किस में होता है, क्या जीरो ऑर्डर में होता है क्या, नहीं। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। मतलब यहाँ पे जितना होगा उसका आधा टाइम लगेगा, यहाँ पे फिर उसका आधा टाइम लगेगा आगे। मतलब हाफ लाइफ की वैल्यू टाइम के साथ अभी हाफ होती जाएगी, हाफ लाइफ कम होती जाएगी। क्या फर्स्ट ऑर्डर में, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। हाफ लाइफ फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/K। यहाँ पे कहीं भी कंसंट्रेशन का टर्म आपका मेंशन नहीं किया गया है। 0.693/K मतलब कांस्टेंट रहता है। तो ये समझ, अगर 2t हाफ इक्वल टू क्या हो गया, 75%। समझ में आ रहा है बात। मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा भाई, ये कौन सा रिएक्शन के लिए बताया था मैं आपको ये बताया गया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया पी के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो क्यू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो क्यू जो है कंसंट्रेशन है इसका, और ये टाइम है। आप देख रहे हो कंसंट्रेशन जो है लिनियरली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बताओ ऐसा किसी में होता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर में होता है ऐसा ग्राफ, नहीं। फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ कैसी आती है, एक्सपोनेंशियल आती है, ऐसी आती ग्राफ आती है। क्या जीरो ऑर्डर में, क्या बिल्कुल जीरो ऑर्डर में रिएक्शन क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है। तो जो अमाउंट डिक्रीज करेगा वो भी लिनियरली डिक्रीज करेगा, और मान लो कोई प्रोडक्ट है इंक्रीज करेगा तो वो भी क्या करेगा, लिनियरली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बिल्कुल क्यू के स्टेट में क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। तो बताओ क्या हो गया, अगर हम रेट लग सकेंगे तो R इक्वल टू K, P का पावर 1 और Q का पावर क्या हो गया, 0। तो बता दो ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 + 0 इक्वल टू क्या हो गया, 1। आपका ऑप्शन 1 जो होगा, देखो ये वाला डी ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बस आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द रेट कांस्टेंट K with temperature T as shown in the figure. The plots that show the Arrhenius equation. बताइए आर्गेनियस इक्वेशन क्या होता है, क्या बोलता है आर्गेनियस इक्वेशन, K इक्वल टू A e के पावर माइनस EA/RT, ये होता है। पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सकते हैं हम A e के पावर EA/RT सकते हैं ना, बोलो। चलो अब देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख दिए। अब बताओ यहाँ पे K की वैल्यू कैसे वैरी कर रही है इसके अकॉर्डिंग। आप देखो अगर आप टेम्परेचर बड़ा करते हो तो बताओ ये पूरा ये होल टर्म क्या बनेगा, छोटा बन जाएगा। तो जो E का पावर ए भी टर्म क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फिर अगर T छोटा करते हो, मान लो T आपने 0 कर दिया, तो ये होल टर्म क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो E का पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी डिवाइड तो क्या वैल्यू क्या होगा, 0। कहने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मतलब केल्विन, हम केल्विन टेम्परेचर किसे पुट करें, केल्विन में पुट करें। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो के वेरी करेगा वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल वेरी करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और टेम्परेचर की वैल्यू घटाओगे तो के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर मान लो टेम्परेचर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये पूरा होल टर्म क्या बन गया, क्या बन गया, जीरो बन गया। देखो ना, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी पूरा टर्म क्या बन गया, जीरो बन गया। ई का पावर जीरो का मतलब क्या होता है, 1। के इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है के की किसी इक्वल होती है, आरएनएस के इक्वल होती है, आरएनएस कांस्टेंट के इक्वल होती है। और वो कब होती है, जब टेम्परेचर क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो देखो इससे हमें ग्राफ वो देखना पड़ेगा जो टेम्परेचर के साथ क्या हो, एक्सपोनेंशियली क्या करता हो, इंक्रीज करता हो। चलो ये ग्राफ के वर्सेस टी, कैसा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है भाई, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। देखो तो टेम्परेचर ये ग्राफ अपनी क्या हो जाएगी, अपनी सही हो जाएगी। इसको देखो लिनियरली, नहीं भाई गलत बात है। ये देखो एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो जब टी कम है तो के क्या है, सबसे बड़ा, गलत बात होगी, ये भी बात गलत है। ये देखो लिनियरली क्या है, डिक्रीज कर, लिनियरली वाली ग्राफ तो बिल्कुल क्या होगी, गलत होगी। आपको डाउट इसमें होगा या फिर इसमें डाउट होगा, आई बात समझ में। तो ये वाला ग्राफ क्या है, सही है। क्यों भाई, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इक्वेशन देखो आप, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आर्हेनियस इक्वेशन याद रखना, जब टेम्परेचर कम होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपका के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी भाई, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। ठीक है, ये 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, बोला है फॉर फर्स्ट रिएक्शन, ये जो है पी में कन्वर्ट हो रहा है। द टेम्परेचर टी डिपेंड ऑन दैट कांस्टेंट के, वी फाउंड द फॉलोइंग इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। दैट्स द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड एनर्जी ई का वैल्यू निकालना है। मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब क्या होता है, आर्हेनियस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, निकालते हैं इसका वैल्यू। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको दूसरे टर्म को कंपेयर कर देना है। देखो क्या दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है log k इक्वल टू 2000/t प्लस 6, ये वैल्यू दिया है। बताओ फॉर्मूला हम क्या पढ़े, log k इक्वल टू क्या होता है, माइनस EA बाई 2.03R 1/t प्लस log a, हम यही फॉर्मूला पढ़े हैं ना। अब देखो इस सारे टर्म कंपेयर करो, यहां भी है log k, यहां भी है log k, यहां भी नीचे t है और नीचे भी t है। मतलब ये जो होल टर्म है, ये होल टर्म ये किसके इक्वल होगा, 2000 के इक्वल होगा। तो लिख दो माइनस EA बाई 2.33R किसके इक्वल जाएगा भाई, 2000 के। पहले तो ये निकल के आया, दूसरा क्या निकल के आया भाई, log a इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अब। देखिए यहाँ पे EA इक्वल टू क्या निकल जाएगा, उसको उधर भेजिए, 2000 2.303R इंटू 8.314, आर का वैल्यू कितना लिए हम लोग, जूल में कितना लिए, 8.314। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे वैल्यू किस में दिया है, किलो जूल में दिया है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे भाई, ये किस में आएगा, ये किस में आएगा भाई, ये जूल में आएगा अभी। अगर हमें किलो जूल में चाहिए तो डिवाइड में क्या कर दो, 1000 कर दो। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 38.3 किलो जूल के आसपास। ये वैल्यू आ गया 38.3 किलो जूल पर मोल के आसपास। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू निकालो, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब लॉग उधर भेजो तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 6 बन जाएगा। हमें बताया था कि जब भी एंटी लॉग लेते हैं तो जो टर्म होता है पॉइंट से पहले वाले वो 10 की क्या होता है, पाउंड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के पाउंड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो अपना दो आंसर आ चुका है, एक इक्वल 10⁻6 और ये इक्वल टू 38.3 किलो जूल पर मोल। अब ऑप्शन चेक करो, ए इक्वल 10⁻6
इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 इसमें भी। ये 38.3 देखिए, बी फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन इज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। एक्शन की वैल्यू निकालनी है आपको। बताओ टेम्परेचर चेंज करें तो के की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, और के की वैल्यू चेंज हो गया तो डेफिनेटली रेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पूरा रेट डबल हो गया है, इसका मतलब क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी, डबल हुई होगी। देखो क्या होगा फॉर्मूला, log K2 बाई K1 इक्वल टू क्या होता है बताओ, EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेट बताओ log K2 बाई K1 का जो रेशियो होगा वही किसका होगा, R2 बाई R1 का, क्योंकि हम कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log R2 बाई R1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बताओ इसकी वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे log 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया भाई, यहाँ पे हो गया EA बाई 2.03 R 1 बाई T1। 1 बाई T1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 300 माइनस 1 बाई T2। 1 बाई T2 का मतलब क्या होगा, 310। चलिए नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा, EA बाई 2.33 R, दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा ऑलमोस्ट 930 के आसपास। कितना आ जाएगा भाई, नहीं 9300 आ जाएगा, सॉरी, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, 9300 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको इससे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 310 आएगा। इसको कितना गया, इसको इससे डिवाइड कीजिए, कितना गया 300, इसमें 300 क्या कर दिया, माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया EA बाई 2.33 R इंटू 10 बाई 9300, जिससे 0 कैंसिल हो गया। अब इसको वहां लेके आ रहा हूँ, देखो इस साइड लेके जाता हूँ। बताओ यहाँ से EA निकालते हैं, जब EA निकालेंगे तो सारा टर्म क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, log 2 इंटू 2.03 R इंटू 930। देखिए इस सबको मैं उधर भेज दिया। अब देखो log 2 का मैंने क्वेश्चन दिया है कितना भाई, 0.301, इसकी वैल्यू पुट कर दो 0.301 इंटू 2.303, R की वैल्यू 8.314 इंटू 930 कर दो। जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में आपकी वैल्यू आएगी 53598.5 जूल। अब बताओ ये वैल्यू आया, हमें किस में दिया है, इसे किस में दिया है, किलो जूल में, ये जूल पर मोल आएगा। अब हमें ये वैल्यू निकलना है, तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 1000 कर दो, तो 53.59 किलो जूल पर मोल। इसको अपन कह सकते हैं, चाहे तो सकते हैं 53.6 लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, तो ये देखो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, सही हो गया। ये 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन, सब कुछ सेम लिखा गया है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1.386 मोल डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब बोलो या लीटर बोलो, बात क्या होता है, सेम होता है, कंफ्यूज मत होना, मतलब मोल पर लीटर दिया है, समझ जाओ। बोला ऑफ ए सबस्टेंस बिकम्स हाफ इन 40 सेकेंड एंड 20 सेकेंड थ्रू द फर्स्ट रन, मतलब फर्स्ट रन जीरो, मतलब फर्स्ट रन में कितना टाइम लग रहा है आपको 40 सेकेंड, और जीरो रन कितना टाइम लग रहा है आपका 20 सेकेंड। बोल रहा है कैंडी रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है K1 बाई K0 का रेशियो। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट वन इज K1 है, क्या है K1 है, और जीरो के लिए क्या है भाई K0 है। आइए देखते हैं, बताइए क्या होता है हाफ लाइफ,
हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। बताओ टी हाफ क्या होता है? 0.693 बाई के होता है। मतलब ये तो इनकी अमाउंट से कोई मतलब तो है नहीं, इनको अमाउंट ज्यादा है या कम है उससे कोई मतलब नहीं है इनको। बताओ क्या होगा यहाँ से के क्या निकल जाएगा? 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ कितना लगा भाई फर्स्ट ऑर्डर में? देखो 40 सेकेंड लगा है किसमें? फर्स्ट ऑर्डर में। और 20 कितना लगा है? 0 में। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। ये निकल गया किसके लिए? के का वैल्यू निकल गया। किसके लिए भाई? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मतलब अपना K1 का वैल्यू निकल गया। अब बताओ हम बात करते हैं किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर बताओ क्या होता है हाफ लाइफ? टी हाफ होता है A/2K। बताओ यहाँ से K निकालो, यहाँ से K इक्वल टू क्या बन जाएगा? A/2 इंटू टी हाफ। अब बताओ यहाँ पे टी हाफ कितना दिया गया? ए कितना दिया गया भाई? 1.386। टी हाफ कितना दिया गया इसके लिए? 20 दिया गया है। देखो 20, ये कितना हो गया भाई? 1.386 बाई 40। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या निकल गया है अपना? क्या निकल गया यहाँ से? K0 निकल गया। K0 इक्वल टू क्या हो गया? 1.386 बाई 40। अब देखो K0 निकल गया और K निकल गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो इसको। तो बताओ क्या हो जाएगा? क्या निकालना है अपने को? K1 बाई K0 निकालना है। क्या देखिए K1 बाई K0। K1 का मतलब यहाँ पे है 0.693 बाई 40। देखो नीचे भी 40 है, ऊपर भी 40 है। 40 से 40 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ गया? 0.693 बाई 1.386। आप देखो ये जो वैल्यू है ना 0.693, ये ऑलमोस्ट इसके डबल है। मतलब क्या हो गया? इसको भी काट दो इससे 2 से, तो क्या हो गया? 1/2। मतलब 0.5 आ गया। इसका वैल्यू भाई K1 बाई K0 का वैल्यू क्या आ गया? 0.5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए इसका ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या हो गया? सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है? कंसीडर ए रिएक्शन, रिएक्शन दिया गया है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट G एंड H डबल, दोनों को डबल कर रहे हैं। द रेट इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। रेट क्या हो गया? 8 टाइम्स बढ़ गया। However, when concentration of G is double, सिर्फ G को डबल कर रहे हैं, keep the concentration of H is fixed, the rate becomes double। जब G को डबल किए तो रेट क्या हो गया? डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? G की रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है भाई? फर्स्ट रिएक्शन है। ठीक है, अब बताओ रेट लग लिखते हैं। बताओ R K G का पावर कितना हो जाएगा? 1, और H का पावर मान लो कुछ X होगा, कुछ भी मान लो। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि जब हम दोनों को डबल कर, देखो यहाँ पे पहला तो बात निकल गया कि G को जो डबल कर रहे हैं, H को फिक्स कर रहे हैं, तो रेट डबल हो जाता है। G के सेट पे कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ऊपर वाला लाइन पढ़ो। जब हम दोनों को डबल करें, बोथ रिएक्टेंट G एंड H इज डबल, जब दोनों को डबल कर रहे हैं तो रेट क्या हो जा रहा है भाई? 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो रेट का मतलब यहाँ पे मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब बताइए ये R1 मान लो, दूसरा रेट हम सबको डबल करें K। अब G को हम क्या कर दिए? 2G कर दिए, और इसका पावर 1। H को हम क्या कर दिए? 2H कर दिए, इसका पावर X। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। अब बताइए हम रेट को डबल कर रहे हैं, तो सॉरी दोनों की मान को डबल कर दिए तो रेट क्या हो गया? 8 टाइम्स हो गया। मतलब R2 बाई R1 की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। अब बताइए R2 का मतलब ये वाला है, तो बताओ क्या हो जाएगा? K 2G 2H का पावर X डिवाइड बाई K G और H का पावर X। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बाहर निकल रहा है? यहाँ से बाहर निकल रहा है 2 इंटू 2 का पावर X, और यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई? K
जी और एच का पावर एक्स बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा के जी और एच का पावर एक्स। देखो ये टर्म, देखो ये टर्म जो टर्म है वही टर्म क्या है नीचे है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। बताओ यहां से क्या बच गया 8, इधर क्या बच 8 इक्वल टू क्या बचा भाई, इधर बचा 2 इंटू 2 का पावर एक्स। तो बताओ यहाँ पे 2 का पावर एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अब देखिए अपने को क्या बोला है कि आपको ओवरऑल बताना है। ओवरऑल मतलब ये कौन सा है, मतलब आपका एज के रिस्पेक्ट में, एक मिनट रुक जाओ, एज के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और जी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर भाई, फर्स्ट ऑर्डर। निकाल चुके हैं हम लोग। तो बताओ ओवरऑल बता दो, ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 + 1, मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया भाई, देखो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर हो गया 3 ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। ये चलिए 2005 का क्वेश्चन है, किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको गलत ढूंढना है अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर के बारे में कौन कौन सी बात गलत होती है। पहला बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, सही बात है। ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, कभी हम थ्योरेटिकली ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ कंजम्पशन टर्म इन डिफरेंशियल रेट लॉ, बिल्कुल सही बात है। रेट लॉ इक्वेशन में जो कंजम्पशन टर्म होता है उसके पावर को भी हम क्या करते हैं, सम करते हैं, तो क्या निकलता है आपका ओवरऑल ऑर्डर निकलता है। नेक्स्ट देखिए इट इज नॉट अफेक्टेड विद द एस्टिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल उससे अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि आपका एस्टिमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या अफेक्टेड होता है, मोलिकुलरिटी अफेक्टेड होगी, क्योंकि वो कैसा होता है थ्योरेटिकली डिसाइड होता है। तो आपका डेफिनेटली उससे ऑर्डर को कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर क्या होता है एक्सपोनेंशियली डिसाइड होता है, इसलिए उसकी कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, गलत बात भाई। ऑर्डर क्या होता है फ्रैक्शनल हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऑर्डर कैन एनी वैल्यू, लेकिन मोलिकुलरिटी में ऐसी बात नहीं है। मोलिकुलरिटी क्या होगी भाई, मोलिकुलरिटी क्या होगी, अरे बोलो, मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होगी भाई, हमेशा होल नंबर में रहेगी। कभी भी आपका पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो हमें क्या लिखना है, लिखना था इनकरेक्ट, हमारे ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये बात हमारे लिए क्या है इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, ऑप्शन डी क्या हो गया अपना सही हो गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। बोला कि ए है एक फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो फॉलो कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इनटू 40 मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ होने में इतना चेंज होने में कि मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 40 मिनट टाइम लग गया। बोला फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ए व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिकम्स कितना इतना, आपको रेट निकालना है। तो बताओ रेट निकालने के क्या चाहिए, आर इक्वल टू के ए होता है ना, तो हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए। अब रेट कांस्टेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्वेश्चन फंक्शन दे रखा है ऊपर, देखो फॉर्मूला लगाते हैं के का, क्या होता है फॉर्मूला, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला ना। चलिए क्या क्या दिया देखिए, यहाँ पे दिया है 2.303 बाई टी, टी का मतलब कितना टाइम दिया है आपका 40 मिनट दिया है, इनटू लॉग ए का मतलब कितना दिया है आपका, देखो यहाँ पे 0.1 दिया है, और ये कितना दिया है ए माइनस एस का मतलब कितना बच गया 0.25 बच गया टी टाइम के बाद, ये टी टाइम के बाद बचने वाला अमाउंट होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, आराम से इसको सॉल्व करते हैं, 2.003 40 इंटू लॉग, ये क्या हुआ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 4, लॉग 4 का मतलब क्या होता है लॉग 2 द पावर 2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखिए 2.303 40, और यहाँ पे हो गया कौन सा 2, और ये हो गया अपना log 2। अब 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया ये 20 हो गया। अब देखिए वैल्यू क्या है बताइए, अपना वैल्यू आ गया k इक्वल टू 2.303 बाई 20 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301। अब देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
तो ये वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.693 के आसपास, बिल्कुल ये वैल्यू आ जाएगा। और फिर तो 0.693 आ गया ना। चलिए अब क्या करना है अपने को, डिवाइड बाई क्या करना है, 20 करना है। 20 करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करो इसको। एक मिनट क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसको, देखो मैं करता हूँ इसको, इधर साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मोबाइल से कर दे रहा हूँ। कितना आ रहा है आपका, ये हो गया 2.303 डिवाइड बाई 20 इंटू कितना हो गया 0.301। आपका वैल्यू आ गया, बिल्कुल यही वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया ऑलमोस्ट 0.0346 के आसपास, ये वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे के का वैल्यू निकल गया। तो बताओ रेट क्या होता है, आर के फर्स्ट हो रहा है तो पावर क्या होगा, 1 होगा। बताओ रेट के का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, 0.0346। ए कितना दिया है 0.01 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका, फिर से ये हो गया आपका 3.46 इंटू यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 10 के पावर -4। देखो 3.46 10 के पावर 3.46 10 के पावर -4, ये आंसर हो गया। 3.47 दिया, ऑलमोस्ट वैल्यू क्या है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन लेते देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन देखिए क्या लिया है, इन ए फर्स्ट और रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम इतना डेसीमीटर क्यूब दिस डेसीमीटर क्यूब। पहले इतना था, इतना हो गया, मतलब ये किसका वैल्यू है, ए का, और ये किसका वैल्यू है, a - x का। कितने टाइम में, इतना टाइम लगा। आपसे बोला रेट क्वेश्चन निकालिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस। क्या होता है के 2.303 बाई टी लॉग a बटा a - x होता है। चलिए अब बताइए के 2.33 टी का मतलब कितना दिया अपना, ये दिया है 2 इंटू 10 के पावर 4 लॉग ए का मतलब कितना है 800 है, a - x का मतलब कितना हो गया 50। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2.303 2 इंटू 10 के पावर 4 लॉग, ये 50 है, ये 800, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। बोलो ये लॉग क्या हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे ये क्या ले सकते हैं हम, k इक्वल टू 2.303 2 इंटू 10 के पावर 4 लॉग 16 को क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 4 8 16, 2 का पावर 4 ले सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, 2 का पावर 16 हो गया। देखो क्या लिख सकते हैं हम 2.303 2 इंटू 10 के पावर 4, ये 4 और ये हो गया log 2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा। देखिए कितना आया, अब क्वेश्चन करते हैं फटाक से, बस कुछ नहीं तो कैलकुलेट कर देना है। ये कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो कितना आ रहा है, क्या वैल्यू दिया आपका 2.303 इंटू 2 इंटू log 2 का मतलब कितना होता है 0.301 डिवाइड बाई 10 के पावर 4, आपका वैल्यू आ गया कितना, ये वैल्यू आ गया 0.000138, ये वैल्यू आ गया। इसका क्या लिख सकते हैं हम 1.38 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है। देखो कौन सा वैल्यू होगा 1.38 -4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है, अपन बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया रेट के ऊपर, बोला है कंसीडर द केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया है, ध्यान से देखिए रिएक्शन को, ये रिएक्शन है। बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2H2 एंड NH3, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्शन, मतलब सिंपल सा आपको टाइम के साथ उनका जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसकी बात करनी है आपको, ठीक है ना। तो बताओ हमने क्या बताया था,
हमने बताया था कि रेट जो होता है क्या होता है डेफिनेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम और डिवाइड बाय द करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट गिवन इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन दिया है तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, चेक करो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। N2 यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 6। मतलब रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस करके दिया हुआ है। जब इसमें बैलेंस करके दिया हुआ है तो अपना काम आसान हो गया। अब क्या करना है आपको, कैसे लिखना है बताओ, कैसे लिखना है। रिएक्शन का जो रेट होता है ओवरऑल क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। चलो एक बात बता दूं, रिएक्टेंट के केस में क्या होता है, साइन क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। और प्रोडक्ट के केस में साइन क्या होगा भाई, प्लस साइन होगा। पूरा पढ़ाया गया सब कुछ। तो उस केस में क्या होगा, उसकी अमाउंट वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उसकी अमाउंट जो है टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बताओ रेट, हम रेट की बात करें N2 के केस में तो साइन क्या होगा भाई अपना, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी अमाउंट क्या है, रिएक्टेंट है, उसकी टाइम के साथ अमाउंट क्या होगी, कम होगी। बताओ क्या हो जाएगा, dN2/dt। कोएफिशिएंट कितना है 1। तो डिवाइड करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके इक्वल होगा भाई, H2 वाला बताओ, ये भी साइन नेगेटिव, क्या हो जाएगा dH2/dt। कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर लो, देखो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। बताओ किसके इक्वल होगा भाई, NH3 के। NH3 वाला मतलब साइन कैसा होगा, यहाँ पे प्लस साइन होगा, क्योंकि NH3 के यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो बताओ क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन चेक करो, dN2 1/3 1/2 ds। देखो पहला ऑप्शन क्या हो गया अपना, सही हो गया। कोई दिक्कत किसी को, चलो ठीक है, हो गया, मिलते हैं।